नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि आपका जो आगामी एग्जाम दिसंबर 2024 में होने वाला है, हम लोग सीडीपी का जो क्वेश्चन है कैसे टैकल करेंगे, कैसे ट्रिक लगाएंगे, कैसे कौन से वर्ड पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं उनके साथ कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। और हमारी क्लास डेली जो है 9 बजे आपको मिलती है और आप इसको ध्यान रखें। डेली 9 बजे सीटेट की क्लास चलती है और 8 बजे अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं, चाहे डीएसएसबी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, उसके लिए जीके की क्लास चलती है। आप उसका फायदा उठा लग सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, गामक कौशल का सूक्ष्म ग्रास मोटर स्किल है स्थूल गामक कौशल का उदाहरण है। पहला है चित्र बनाना, सुई को पकड़ना, तेज चलना, धागों में। देखो, ये जो ग्रास मोटर स्किल है, ग्रास मोटर स्किल जो होती है, यह बालक अगर तेज दौड़ रहा है, चलना, बैठना, ये सब ग्रास डोमेस्टिक होते हैं। ये जो होती है सूक्ष्म क्रियाएं होती, ये तीनों जो है सूक्ष्म क्रियाएं होती है, ग्रास मोटर नहीं होती है, इन्हें सूक्ष्म कहते हैं। सूक्ष्म का मतलब, माइक्रो का मतलब हाथ से जो काम करते हैं, उंगलियों से लिखना हुआ, पिरोना हुआ, ये सब चीज इससे होती है। तो इसका जो एग्जाम्पल आएगा वो आएगा तेज गति से चलना। इसका एग्जाम्पल तेज गति से चलना आएगा। अब यहाँ पे हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, स्थूल कौशल के अंतर्गत बड़ी गतिविधियां आती हैं जो शिशु अपनी बाजुओं, टांगों, पैरों, पूरे शरीर के जरिए करता है। घुटनाओं के बल पर चलता है। खड़े होकर चलना, तेज चलना, दौड़ना, कूदना स्थूल कार्यों के एग्जाम्पल है। तो हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी देखें, कुछ फैक्ट भी देखें। क्वेश्चन नंबर दूसरा, विकास का अधोगामी सिद्धांत किस ओर करता है? ये आपके डेवलपमेंट थ्योरी में है। एक बालक है, यहाँ पे पहले उसका क्या होता है, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी विकसित होती। पहले जो है बैकबोन विकसित होता है, बैकबोन से फिर हाथ होगा, हाथ से फिर क्या होगा, अंगुलियां होगा। तो ये क्या होता है, केंद्र से बाहर की ओर होता है। बालक का विकास कैसे होता है, केंद्र से बाहर की ओर होता है, इसी को कहते हैं अधोगामी। तो देखो, जटिल से सरल की ओर, सिर से पैर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर। इसका जो एग्जाम्पल सही आंसर आएगा वो आएगा केंद्र से बाहर की ओर जो विकास होता है, इसी को हम अधोगामी सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसमें कुछ आपको फैक्ट भी है। विकास अधोगामी सिद्धांत बताता है कि शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है, अर्थात पहले स्पाइनल कार्ड माने रीढ़ की हड्डी विकसित होगी, फिर हृदय, फिर इसके क्रम में विकास होता चला जाएगा। जैसे बच्चा खड़े होने से पहले बैठता है, सक्षम होता है। बच्चे हाथों और पैरों को हिलाना सीखने से पहले अपने सिर को हिलाते हैं। ठीक है, ये सभी अधोगामी सिद्धांत के उदाहरण हैं। क्वेश्चन अगला, द्वितीयक कारक, सामाजिकरण के द्वितीयक। देखो, सामाजिकरण के दो अवस्थाएं होते हैं। एक को कहते हैं प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक। एक होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी का मतलब होता है द्वितीयक। इसमें माता पिता आते हैं, परिवार आता है, परिवार आएगा, इसमें आएगा स्कूल आएगा, पुस्तक आएगा, मीडिया आएगी, इंटरनेट आएगा। ये सब चीजें द्वितीयक में आती हैं। तो यहां पूछ रहा है हमें सेकेंडरी के लिए। देखो, स्कूल विद्यालय आएगा, बुक आएगा, मीडिया आएगा। ये माता पिता नहीं आएंगे, ये प्राइमरी होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा।
पहला दूसरा तीसरा ये सी होगा, ये डी होगा। पहला दूसरा तीसरा ये कौन सा सही हो गया? इसका सी ऑप्शन सही हो गया और डी में गलत हो गया। चौथा यहाँ है गलत, यहाँ गलत, यहाँ गलत। तो सामाजिकरण की जो संस्था होती है वो प्राथमिक संस्था में आपने देखा, प्राथमिक में माता पिता और परिवार आते हैं। सेकेंडरी में जो आपको आएगा वो ये तीनों आते हैं। आगे है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे संक्रियाओं पर क्रियाएं करने लगते हैं और उनमें परिकल्पनात्मक निगमन सोच विकसित। निगमन सोच जो है हमेशा फॉर्मल स्टेज में आता है, ये हमेशा फॉर्मल स्टेज में आता है और निगमन की क्रिया जो होती है हमेशा नियम से उदाहरण की ओर होती है। नियम से हमेशा उदाहरण की ओर होती है। नियम हमेशा अमूर्त होता है और उदाहरण हमेशा मूर्त होता है। इसलिए हम बच्चों को पढ़ाते समय ढेर सारे एग्जाम्पल देते हैं, तब नियम बताते हैं। अगर नियम बता के एग्जाम्पल बताएंगे तो नहीं पढ़ाते। इस विधि से हम बालक को नहीं पढ़ाते हैं। तो देखो, संवेदी, प्रेरक अवस्था, पूर्वगामक और मूर्त। अगला है फॉर्मल स्टेज। इसी अवस्था में औपचारिक स्टेज में ही, फॉर्मल स्टेज में ही, अमूर्त चिंतन में ही, इसे अमूर्त चिंतन भी कहते हैं, इसे अमूर्त चिंतन अवस्था में ही ये क्रियाएं संभव है। तो हम यहाँ पे देखें कि निगमन विधि। अच्छा, दूसरी क्रिया जो ये वाली है, अगर मूर्त क्रिया में होगी, मूर्त में आगमन होता है। हम इसी विधि द्वारा पढ़ाते हैं। आगमन में क्या होता है, बच्चे को पहले उदाहरण देते हैं, फिर क्या करते हैं, नियम बताते हैं। पहले बच्चों को ढेर सारे एग्जाम्पल दे दें, फिर जो है नियम बताएंगे। यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। यहाँ कुछ आपसे फैक्ट है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अधिकांशतः बच्चे संक्रियाओं पर क्रिया करने लगते हैं, उसमें परिकल्पनात्मक निगमन सोच विकसित हो जाता है। इस अवस्था को अमूर्त अवस्था भी कहते हैं। ये 11 से 15 वर्ष की आयु में होता है। इस अवस्था में बच्चे की मानसिक क्षमता अधिकतर स्तर तक विकसित हो जाती है तथा वे मूर्त और वैज्ञानिक सोच। एक बार यह भी क्वेश्चन पूछा था, बच्चे जो है वैज्ञानिक सोच कब विकसित करते हैं? वह अमूर्त स्टेज में विकसित करते हैं। दुनिया को समझने लगते हैं तथा उनमें संज्ञान और समस्या को सुलझाने की कौशल क्षमता विकसित हो जाती है। ये कुछ उससे रिलेटेड आपके पास फैक्ट थे जो आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर अगला, अधिगम प्रक्रिया जीन पियाजे। देखो, अगर सीटेट में जीन पियाजे नहीं पढ़ा तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। और जीन पियाजे की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे की अधिगम प्रक्रिया में किसे महत्व दिया है? सीखने के लिए तत्परता, नकारात्मक, यहां आप देख रहे हैं। जीन पियाजे किसे जो है दिया हुआ है? देखो, नकारात्मक पूर्वबलन हमेशा गलत होगा, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। प्रतियोगिता, प्रतियोगी कंपटीशन की बात आएगा, गलत हो जाएगा। जहां पे फिक्स की बात आएगी, कांस्टेंट की बात आएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो 3 ऑप्शन तो आपके गलत हो गए, तो एक ही ऑप्शन सही हो गया, फर्स्ट। ये जीन पियाजे ने कहा था सीखने के लिए तत्परता का नियम। देखो यहां पर उसके फैक्ट है। जीन पियाजे ने अधिगम प्रक्रिया सीखने के लिए तत्परता को महत्व दिया है और बताया कि बच्चे को कुछ अवधारणाएं तब तक नहीं सिखाई जानी चाहिए जब तक कि वे संज्ञानात्मक विकास के उपयुक्त चरण पर नहीं पहुंच जाते। जैसे आजकल कहते हैं कि भाई सेक्स की एक बुक पढ़ानी चाहिए। एनसीईआरटी ने भी कहा है कि छोटे बच्चों को एनसीईआरटी की बुक से हम सेक्स के बारे में बताएंगे, मेल और फीमेल कैसे क्या होते हैं। लेकिन जीन पियाजे कहता है कि हम ये उन्हें ज्ञान तब दिया जाना चाहिए जब उसे उसके उपयुक्त संज्ञानात्मक विकास के उपयुक्त चरण पर पहुंच जाए, एडल्ट एज में पहुंच जाए, तब उन्हें हमें सही शिक्षा देनी चाहिए। हालांकि एनसीईआरटी ने इस पे सिलेबस में रखा है कि सेक्स के संबंधित जो है हम लोग छिपाते हैं बच्चों से, उसे खुलकर बात किया जाए। अगला, अमरजीत नियमों को स्थिर मानती है, यानी नियम जो बना है वो सत्य है, ट्रू है। और
इस बात की अनुशंसा करती है कि सभी को इनके नियम का अनुसरण करना चाहिए, चाहे उनकी व्यक्तिगत स्थिति किसी भी प्रकार का न हो। लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी के अनुसार पूछ रहा है अमरजीत, ये किस अवस्था में है? देखो, कोहलबर्ग की जो थ्योरी है वो 3 स्टेजेज में बटी हुई है। 3 स्टेज में, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल 2 भाग में, कन्वेंशनल भी 2 भाग में, पोस्ट कन्वेंशनल भी 2 भाग में, कुल 6 भाग में बटी हुई है। ये दोनों जो है प्री कन्वेंशनल स्टेज की है, जिसमें है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन। इसमें बालक जो है आज्ञाकारी और दंड से बचने के लिए करता है। इसमें यांत्रिकी उन्मुखी होता है, ये प्री कन्वेंशनल स्टेज में होता है छोटा बालक। और ये दोनों बालक, इसमें बालक को क्या होता है, पर्सनल नीड्स की जरूरत होती है, और ये दोनों बालक में सोशल नीड्स की जरूरत होती है। इसे सोशल नीड्स कहते हैं। इसे हम सोशल नीड्स कहते हैं। सोशल नीड में अच्छा लड़का अच्छी लड़की होता है। लोग कहते हैं कि आप अच्छे लगते हो, अच्छी लगती हो, तो ये क्या करते हैं, दूसरे को हम वही बात बोलेंगे जो उसे अच्छा लगता है। वो क्या होगी, इंप्रेस होगी कि हमारे बारे में सोचते हैं, और हमारे बारे में सोचते हैं तो हमें जो है अच्छे लगते हैं। इसीलिए जो है यहाँ पर अच्छा लड़का अच्छे लड़की की बात है। कानून और व्यवस्था उन्मुख, इसमें बालक क्या करता है कि नियम और कानून को क्या मानता है, सत्य मानता है। नियम और जो कानून है वो क्या है, सत्य है। चाहे दुनिया माने या ना माने, हम तो कानून को जरूर मानेंगे। जैसे क्या हुआ कि कोई बाइक चला रहा है, कोई हेलमेट पहने या ना पहने, हम हेलमेट पहन के चलाएंगे। कोई कूड़ा को कूड़ेदान में न डालें, हम जरूर डालेंगे। कोई जो है रेड लाइट पर रुके या न रुके, हम जरूर रुकेंगे, क्योंकि जो नियम है, जो कानून है, लोगों के भले के लिए बने हैं, और उसे कोई माने या न माने, हम तो जरूर मानेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी के अनुसार कुछ कंसेप्ट है। नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार अमरजीत कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण की व्यवस्था पर है। इस अवस्था में सामाजिक नियम और कानून व्यवस्था निर्धारित करते हैं। व्यक्ति इस चरण में सामाजिक कानून के एक बड़े दृश्य पर ध्यान देने लगता है तथा उसे नैतिक निर्णय दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध के विचार से अधिगम हो जाता है। इस चरण में व्यक्ति यह मानने लगता है कि नियम और कानून सामाजिक व्यवस्था में बनाए रखने के लिए, जो कि संरक्षित करने के योग्य है, इसलिए ये आपको नियम और कानून उन्मुख अवस्था पर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, कक्षा में समूह कार्य के दौरान रमेश ने देखा कि उसके विद्यार्थी दिए गए प्रश्नों का हल ढूंढने में जूझ रहे हैं। विद्यार्थी को सहयोग देने के लिए रमेश को क्या करना चाहिए, उसे पुस्तक से उत्तर के लिए नकल करना। नकल करने की बात जो है एनसीएफ 2023 क्या करता है, मना करता है। जो भी है एनसीएफ 2023 इसे मना करता है। उस प्रदत्त कार्य को छोड़कर अगले कार्य को करने के लिए करना, माने वो प्रश्न छोड़कर अगले कार्य के लिए करना, यह भी गलत है। प्रश्न से संबंधित उसे संकेत देना चाहिए। उसे क्या देना चाहिए, क्लूज देना चाहिए, हिंट देना चाहिए। यह किसके अनुसार है, वाइगोस्की के अनुसार है। वाइगोस्की के अनुसार उस बालक को क्या देना चाहिए, हिंट देना चाहिए, क्लू देना चाहिए। उसे क्या देना चाहिए, क्लू देना चाहिए, हिंट देना चाहिए, बालक को उदाहरण देना चाहिए। इसे कहते हैं हिंदी में पाड़ या मचान। ये वाइगोस्की के अनुसार ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और अस्पष्ट निर्देश देना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो कौन सा ऑप्शन मिलेगा, थर्ड ऑप्शन मिलेगा। वाइगोस्की के अनुसार उसे अगर कठिनाई महसूस हो रहा है तो ढेर सारे एग्जाम्पल दीजिए, उसे हिंट दीजिए, क्लू दीजिए। विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए, संवर्धन मतलब होता है बढ़ाना, यानी विद्यार्थियों के ज्ञान को बढ़ाना है। लेव वाइगोस्की किसके कार्यान्वयन की अनुशंसा करता है, सामाजिक पृथक्करण। देखो यहाँ पृथक्करण की बात कर रहा है, गलत। सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग सही, कंठस्थीकरण गलत, निष्क्रिय गलत। निष्क्रिय गलत, कंठस्थीकरण पृथक, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकेंड ऑप्शन आपको सही मिलेगा।
अगला सवाल फिर हम लोग देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में केंद्र में किसे स्थान देना चाहिए? अगर प्रोग्रेसिव हमें एजुकेशन है तो किसी टीचर को देना चाहिए, कार्यकुलम को देना चाहिए, विद्यालय को देना चाहिए या अधिकारियों को देना चाहिए? देखिए केंद्र में किसे स्थान देना चाहिए। सबसे पहले है स्टूडेंट। एनसीएफ 2023 कहता है कि हम CCA की अनुशंसा करता है, चाइल्ड सेंट्रल अप्रोच की अनुशंसा करता है, बाल केंद्रित अवधारणा की अनुशंसा करता है। इसलिए विद्यार्थी सही होगा, अध्यापक गलत, अभिभावक गलत, परीक्षा गलत। तीनों जो है ये एनसीएफ 2023 मना करता है, केवल बालक की बात करता है। जो कुछ भी है बालक है और जो भी कुछ हम कर रहे हैं बालक के लिए ही कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अहमद मनो उपकरण या परामर्शदाता या काउंसलर, ठीक है, काउंसलर के साइकोथेरेपिस्ट होता है या काउंसलर होता है, तो बनाना चाहता है हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका को उसकी किस बुद्धि के संवर्धन के अवसर, संवर्धन में बढ़ाने के। स्थानिक बुद्धि स्पिरिचुअल नहीं होगा, प्राकृतिक नहीं होगा, संगीतज्ञ नहीं होगा। दो होते हैं, एक इंटरपर्सनल और एक इंट्रापर्सनल। ध्यान से रखना है, इंटरपर्सनल में क्या होता है काउंसलर बनता है, इंट्रापर्सनल में क्या होता है दूसरे की भावनाओं को जान करके उसके अकॉर्डिंग व्यवहार कराने के लिए बोलते हैं। जैसे साधु है, सन्यासी है, बाबा है, ये सब इंट्रापर्सनल में आते हैं। और इंटरपर्सनल में क्या होगा काउंसलर होगा, उसकी मनोदशा को जानकर उसको अपने अकॉर्डिंग ढाल लेना। तो ये आपको इंटरपर्सनल काउंसलर परामर्शदाता बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार फोर्थ ऑप्शन सही मिलेगा। अहमद मनोउपचारक परामर्शदाता है, फैक्ट देखते हैं। बनना चाहता है हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार उसकी अध्यापिका को उसकी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के संवर्धन के अवसर देना चाहिए, क्योंकि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वाले व्यक्ति लोगों की मनोदशा या प्रयोजनों को समझने में सक्षम होते हैं। इसमें राजनेता, प्रबंधक, शिक्षक, व्याख्याता, परामर्शदाता और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होते हैं। इसके बाद खत्म हो गया। हम लोग जो है ढेर सारे क्वेश्चन का आपके साथ डिस्कशन किए और इसी तरह फिर हम लोग मिलते रहेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी करिए। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।